हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक कीड़ा में। जी हाँ दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ये दूसरा लेक्चर है। इसके पहले लेक्चर में हमने पूरा इंट्रोडक्शन बताया था कि प्रायद्वीप पठार कैसे बना, ये पैंजिया क्या था, पैंजिया से कितने महाद्वीप टूटे, किसे गोंडवाना लैंड किसे बोलते हैं, किसे अंगारा लैंड बोलते हैं, और भारत किस महाद्वीप का देश था, अब कहाँ पर आ गया है, और हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई, पूरा का पूरा हमने पिछले लेक्चर में बताया है। आप उसे जाकर देखिए, आपको काफ़ी आनंद आएगा। और आज स्टार्ट करते हैं ये दूसरा लेक्चर प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में। हमें इंट्रो तो दे ही दिया है, हम आज पढ़ेंगे पूरा पर्वत श्रेणी के बारे में। हम इसमें लगभग देखा जाए तो 9 पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पठार और पर्वत श्रेणी हैं। पठार किसे कहते हैं और पर्वत किसे कहते हैं और पहाड़ किसे कहते हैं, ये पूरा का पूरा हमने बता दिया आपको वीडियो में। अब हम स्टार्ट करते हैं आज अरावली से। हम पहले पढ़ेंगे इसमें अरावली के बारे में, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे हम मालवा पठार के बारे में। अब अरावली के बारे में बता देते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी ये हमारी रही, ठीक है, जो राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है और थोड़ा सा दिल्ली में भी फैला हुआ है, ठीक है। मालवा पठार की बात करें तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है इसे मालवा का पठार बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अभी सबको डिटेल में हम पढ़ेंगे, एक एक हेडिंग को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पर्वत श्रेणी को डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आपको प्रायद्वीपीय भारत के पठार में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये हमारा मालवा का पठार है और इसके जस्ट साउथ में आप जाएंगे तो आप हमारा क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को तो 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। ये तीनों रहे और उसके साउथ में जैसे ही जाते हैं तो हमारी ये नर्मदा नदी है और इसके साउथ में क्या है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और जस्ट इसके नीचे आते हैं 5वें नंबर पे तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक है। ये पश्चिमी घाट पर्वत है। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग छठा वाला पूर्वी घाट पर्वत, ठीक है। ये हमारा पूर्वी घाट पर्वत पूरा का पूरा फैला हुआ है। और 7वां हम पढ़ेंगे दक्कन का पठार। दक्कन का पठार ये वाला एरिया है, ठीक है, जो बचा हुआ है इधर, ये पूरा दक्कन का पठार है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार हमारा ये है, इसमें राजमहल की पहाड़ी आ जाएंगे, शिलोंग पठार पूरा का पूरा ये वाला एरिया आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार में आएगा। शिलोंग पठार के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, यही छोटा नागपुर पठार का ही भाग है शिलोंग पठार। हम लोग इसको अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि बीच में बांग्लादेश है और ये अलग अलग हो गए तो इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा 9 पठार और पर्वत श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये 9 अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तो मैंने आपको हिमालय पर्वत श्रेणी पढ़ा ही दिया है। पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय के बारे में, बृहद हिमालय के बारे में, लघु हिमालय के बारे में और शिवालिक हिमालय के बारे में पूरा का पूरा बता दिया है। जैसे ही आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार खत्म हो जाता है तो आपको पहाड़ से रिलेटेड और पठार से रिलेटेड और ग्लेशियर से रिलेटेड, इन 3 से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से बता सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नदियों के बारे में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी के, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी सबसे पहली बात यह है, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। क्या है? दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। लेकिन अब क्या है, अब ये पूरा का पूरा अवशिष्ट भाग है, इसका अवशिष्ट मतलब बचा हुआ भाग है, ठीक है। इसका अवशिष्ट भाग ये बचा हुआ है, अवशिष्ट भाग बचा हुआ है। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी बहुत बार पूछा गया है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दुनिया का सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। अभी के लिए क्या है, ये अवशिष्ट बचा हुआ है क्योंकि इसमें से कई नदियां कट के हवाएं बारिश की वजह से धीरे धीरे क्या हुआ है, पूरा खत्म हो गया। अब इसका बस थोड़ा बहुत ही भाग बचा हुआ है, ठीक है। अब अरावली पर्वत श्रेणी हमारी कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है? अगर देखा जाए तो हमारी अरावली पर्वत श्रेणी ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर हमारा गुजरात है, बीच में हमारा राजस्थान है और लास्ट हमारा क्या है, दिल्ली, बोल सकते हैं इसको दिल्ली। ये यहाँ पर हमारा क्या है, गुजरात। ये वाला पोर्शन जो हमारा है राजस्थान। इसका मतलब हम लोग ज़्यादा एरिया, अगर एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पर है, राजस्थान में। अगर अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें सबसे ज़्यादा इसका एरिया कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है। अब हम अगर बात करें इसके पहले पॉइंट की तो इसका जो शिखर है, अगर हम सर्वोच्च शिखर की बात करते हैं, सर्वोच्च शिखर इसका कहाँ पे है, गुरु शिखर है,
क्या है ये? गुरु शिखर। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है माउंट आबू। क्या है? माउंट आबू। ये लगभग आपका इस पॉइंट पर पड़ता है गुरु शिखर। ठीक है। अब राजस्थान से कहाँ से स्टार्ट हुआ है? अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसे क्या बोला जाता है और दिल्ली में किसे क्या बोला जाता है? ठीक है। तो राजस्थान में इसको बोला जाता है जरगा पहाड़ी। क्या बोला जाता है? जरगा पहाड़ी। और इधर क्या बोला जाता है? दिल्ली में दिल्ली रीज। मतलब कि अगर हम बात करते हैं कि दिल्ली में क्या बोला जाता है इस पहाड़ी को, तो इसे दिल्ली रीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दिल्ली रीज। और यहाँ पे गुजरात में क्या बोला जाता है इसे? साउथ जो अरावली है इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है जरगा पहाड़ी। ये इतना भाग समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। माउंट आबू एक चीज के लिए और फेमस है। यहाँ जैन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर, मतलब दिलवाड़ा, इसका नाम है क्या है? दिलवाड़ा। दिलवाड़ा मंदिर यहीं पर है पहला। अब दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में एक जगह है मजनू का टीला। अगर हम यहाँ पर दिल्ली रखते हैं और यहाँ पर गुजरात रखते हैं और ये वाला एरिया है अरावली, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? मजनू का टीला। मजनू का टीला। ये दिल्ली में एक जगह है। सबसे अगर पूछा जाता है कि अरावली का उत्तरी भाग को क्या बोला जाता है, कहाँ पर इसका एंडिंग है, तो दिल्ली का मजनू का टीला है, वहां तक है। और कहाँ से स्टार्ट हुआ है अगर पूछता है तो क्या बताएंगे आप? एक गुजरात में जगह का नाम है पालनपुर। क्या नाम है? पालनपुर। पालनपुर से स्टार्ट होके मजनू का टीला तक ये अरावली की पर्वत श्रेणी है। ठीक है। और यहाँ पर एक नदी काटती है इसको पश्चिम से पूर्व तक। कौन सी नदी है वो? बनास नदी। कौन सी है? बनास नदी। अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि वो कौन सी नदी है जो अरावली को वेस्ट टू ईस्ट में काटती है, तो बनास नदी है। ठीक है। आप मैप में भी देख सकते हैं, ये नदी यहाँ से गई है और यहाँ पे जाने जाते ये चंबल नदी है, यहाँ पे आके मिल गई है। ठीक है। तो बनास नदी किन पर्वतों के बीच में बहती है? तो ये अरावली पर्वत को वेस्ट से ईस्ट साइड में काटती है। ठीक है। अब एग्जाम के अभी से क्या पूछेगा? अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, पहला नंबर। दूसरा क्या है? अभी के लिए क्या बचा हुआ है? इसका अवशिष्ट भाग बचा हुआ है। तीसरा क्या है? अरावली को दक्षिण भाग में कौन सी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? जरगा पहाड़ी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछेगा कि उसे उत्तरी भाग में क्या किस पहाड़ी के नाम से जाता है? तो दिल्ली रीज के नाम से जाना जाता है। इसका मैक्सिमम भाग किस राज्य में है? राजस्थान में है। इसका सर्वोच्च शिखर क्या है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर कहाँ पर है? माउंट आबू में है। माउंट आबू किस लिए फेमस है? जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर के लिए फेमस है। ठीक है। इसका जो सबसे साउथ पोर्शन है वो किस जगह पे है? गुजरात के पालनपुर में। अगर नॉर्थ की बात करते हैं तो ये दिल्ली में मजनू का टीला एक जगह है, वहां तक है। आपको अरावली पर्वत श्रेणी से इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम जानेंगे मालवा का पठार। ठीक है। मालवा का पठार ये एक प्रकार का पठार है। पठार क्या होता है? यहाँ पर ये एक ज्वालामुखी पठार है, शांत ज्वालामुखी पठार है। इसको हम क्या बोलेंगे? एक ज्वालामुखी पठार है, ज्वालामुखी पठार। ठीक है। यह एक शांत ज्वालामुखी है। कैसा है ये? शांत ज्वालामुखी है। और जब ज्वालामुखी शांत हो जाती है एकदम, तो एक चट्टान का रूप ले लेती है। और कौन सी चट्टान है ये? बेसाल चट्टान है। कौन सा है? बेसाल चट्टान। पूछ लेता है कि कौन सी चट्टान से मालवा का पठार बना हुआ है, तो बेसाल की चट्टान से बना हुआ है। अब बेसाल की चट्टान की मिट्टी कैसी होती है? काली मिट्टी होती है। मिट्टी कैसी है? काली। अगर पूछ लेगा काली मिट्टी में कौन सी खेती ज़्यादा होती है, तो कपास की खेती ज़्यादा होती है। कपास की खेती काली मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा होती है। मालवा का पठार से दो तीन नदियाँ निकलती है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहली नदी निकलती है मालवा का सबसे फेमस नदी, चंबल नदी। ठीक है। नेक्स्ट हम बता देते हैं आपको, बेतवा है। नेक्स्ट हम बताते हैं काली सिंध है। ठीक है। ये सभी नदियां हैं। वैसे तो मालवा के पठार से 20 से 25 नदियां बहती हैं, लेकिन ज़्यादा जो बड़ी नदियां हैं जो एग्जाम के हिसाब से बढ़िया हैं, पूछे जाते हैं अक्सर, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। चंबल नदी, बेतवा नदी,
और काली सिंध नदी। ये देखो, एक मिनट, ब्लू कलर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, बेतवा नदी है, ठीक है। ये हमारी क्या है, चंबल नदी। काली सिंध नहीं बनी है, काली सिंध बना दी है, ठीक है। तो अगर पूछा जाता है कि जो हमारी बेतवा नदी है वो सीधा कहाँ जाती है, जमुना नदी में अपना मुहाना बनाती है, मतलब जमुना नदी से मिलती है, ठीक है। जमुना नदी की सहायक नदी बोल सकते हैं। लेकिन जो चंबल नदी है ये कई नदियों के साथ जाके यहाँ पर मिलती है इटावा के पास, ठीक है। तो अगर बनास नदी पूछते हैं जो अरावली पर्वत को पार के आती है, तो उसको भी क्या वो कहाँ मिलती है, चंबल की सहायक नदी है। अगर काली सिंध की बात करें तो ये भी चंबल में मिल जाती है, और चंबल सबका जल ले जाके यमुना की सहायक बनती है। और यमुना नदी जानते हैं इलाहाबाद के प्रयागराज में एक संगम का निर्माण करती है जहाँ ये गंगा से मिलती है। तो ये सभी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। लेकिन अगर पूछ लेता है तो काली सिंध किसकी सहायक नदी है, चंबल की है। अगर बेतवा पूछ लेता है तो यमुना की बोलेंगे, चंबल की नहीं बोलेंगे, क्योंकि बेतवा सीधा यमुना से मिलती है, चंबल से नहीं मिलती है, ठीक है। तो अब चंबल नदी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये पूरा का पूरा पठारी है, मान लो ये पूरा पठार है, ठीक है। यहाँ पर एक नदी बह रही है, ठीक है। इस नदी का हम लोग नाम रख लेते हैं चंबल। ये चंबल नदी की सहायक नदियाँ बहुत सारी नदियाँ, ठीक है, बहुत सारी। अब तो बहुत कम हो गई, लेकिन पहले बहुत नदियाँ थी। अब ये जब बहुत सारी नदियाँ क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, सूख गई। और ये नदियाँ जिस घाटियों में बहती थी वो बहुत गहरी गहरी खाई या फिर बहुत ऊबड़ खाबड़ सा जगह बन गया, जिसे बीहड़ क्षेत्र बोलते हैं। अक्सर बोला जाता है चंबल के डाकू के बारे में, ये डाकुओं का ये अड्डा था। पूछा भी जाता है भारत का सबसे बड़ा जो बीहड़ क्षेत्र है वो कौन सी नदी बनाती है, वो मालवा का पठार और चंबल नदी बनाती है। पठार पूछता है तो मालवा का पठार, अगर नदी पूछता है तो चंबल नदी। क्योंकि चंबल की सहायक नदियाँ जितनी भी हैं ये सभी की सभी अब मैक्सिमम सूख गई हैं। और ये जिस घाटियों में बहते थे वो बहुत गहरी गहरी खाई जैसी हैं, इसलिए ये बीहड़ जैसा हो गया है। और यहाँ पर डाकू आराम से रह सकते थे, यहाँ पर उस टाइप का एरिया नहीं था। अब तो पुलिस प्रशासन हो गई है जिसकी वजह से यहाँ पर उतने डाकू डाकू नहीं रहते हैं, समझ लो। लेकिन पहले क्या था, डाकुओं का मेन अड्डा यही होता था, पुलिस वगैरह यहाँ पे नहीं पहुँच सकती थी। तो चंबल किस लिए फेमस है, अपने बीहड़ क्षेत्र के लिए फेमस है। भारत का सबसे बड़ा बीहड़ क्षेत्र कौन सी नदी बनाती है, चंबल नदी बनाती है। भारत का सबसे बड़ा बीहड़ क्षेत्र किस पठार में आता है, तो मालवा के पठार से आता है। मालवा के पठार से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, चंबल नदी, बेतवा नदी, काली सिंध नदी। अभी और आपको बताएंगे आपको नदी वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये सब हो गए आपके मालवा के पठार से रिलेटेड, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, मालवा के पठार के बारे में और थोड़ा सा हम लोग जरा जान लेते हैं, एक बार रिविजन मारते हैं। ज्वालामुखी से बना हुआ है यह एक शांत ज्वालामुखी थी। इस ज्वालामुखी कौन सी चट्टान बनी है, बेसाल चट्टान बनी है। ज्वालामुखी से बेसाल चट्टान ही बनती है। और ये कौन सी कैसी मिट्टी है, काली मिट्टी। काली मिट्टी किसके लिए फेमस होती है, कपास की खेती के लिए फेमस होती है, ठीक है। कपास सबसे ज़्यादा होता है काली मिट्टी में। और इसका अगर देखा जाए एरिया तो ये आपका एमपी में पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका एमपी और थोड़ा सा राजस्थान वाला क्षेत्र पड़ जाता है, ये इसका क्षेत्र है। लिख देते हैं एमपी प्लस राजस्थान, और थोड़ा सा अगर लेते हैं तो यूपी भी थोड़ा बहुत आ ही जाता है। लेकिन इसका ज़्यादा एरिया कहाँ पे है, एमपी में। मालवा के पठार के बारे में इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको ये भी पूछ सकता है कि मालवा का पठार किस दिशा में है, तो मालवा का पठार हम क्या बताएंगे, अरावली पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, ठीक है। और ये नीचे क्या है, विंध्याचल पर्वत के उत्तर में स्थित है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अरावली के बारे में हम लोग थोड़ा एक पॉइंट भूल गए। अरावली की जो लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर है। अरावली जो पर्वत श्रेणी है इसका लगभग लंबाई 800 किलोमीटर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में अगर दिशा की बात कर लेते हैं तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी मालवा पर्वत पठार के दक्षिण में है, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं नर्मदा नदी के उत्तर में है, या फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में। अब देखो हम लोग सिंपल से जान लेते हैं कि ये हमारी एक पर्वत श्रेणी हो गई, ठीक है। ये हमारी पर्वत श्रेणी है। अब विंध्याचल पर्वत श्रेणी को 3 भाग में बांटा गया। पहला क्या है, कैमूर, ठीक है।
ये लास्ट वाले को विंध्याचल बोलते हैं, और बीच वाले को क्या बोलते हैं, भांडेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भांडेर। बीच वाले को भांडेर। हम लोग को सिंपल सा पूछा जाता है कि विंध्याचल पर्वत का दिशा क्या है, तो विंध्याचल पर्वत मालवा पठार के दक्षिण में है, पहला। इसके जस्ट दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है, जो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसमें 3 पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी हैं, कैमूर, भांडेर और विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये पूरा का पूरा किस स्टेट में आता है, ये पूरा का पूरा बात करते हैं तो हमारा एमपी स्टेट में आता है, मतलब मध्य प्रदेश में ही ये पूरा का पूरा पहाड़ है, पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल, भांडेर और कैमूर हमें बढ़िया से याद रखना है। इसके जस्ट दक्षिण में हमारी कौन सी नदी बहती है, ये नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी। एक चीज और पूछता है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है, इसके उत्तर का ढाल किधर है। इसके उत्तर का ढाल हमारा उत्तर साइड में है। ठीक है, देख लो, जो भी नदियां निकली है मालवा के पठार से, सब दक्षिण साइड में जाती हैं, अरे सॉरी, उत्तर तरफ जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर का ढाल उत्तर की तरफ है, और उसके दक्षिण में नर्मदा नदी है, जो एक भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, तो इसमें 3 पहाड़ियां, कौन कौन सी, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर पहाड़ी। ये पूरा का पूरा एमपी राज्य में है। इससे ज़्यादा विंध्याचल पर्वत श्रेणी से नहीं पूछेगा कुछ। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। एक चीज़ और पूछ लेता है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के जस्ट दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इसके जस्ट में एक नदी बहती है नर्मदा, उसके जस्ट में क्या होता है, ये साउथ में ये सतपुड़ा है। ठीक है, ये सतपुड़ा है, और ये हमारे तीनों क्या है, विंध्याचल है, विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, तो विंध्याचल के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी होती है। अगर नदी पूछता है उसके दक्षिण में तो नर्मदा, उसके नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, उसके नीचे एक नदी है, उस नदी को क्या बोलते हैं, ताप्ती नदी। बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। अब रिवीजन मान लेते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी किस दिशा में है, ये मालवा पठार के दक्षिण में है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का पूरा एरिया एमपी में है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी 3 पार्ट में है। इसके जो सबसे पश्चिम में है उसे विंध्याचल पर्वत श्रेणी बोलते हैं, और मिडिल वाले को भांडेर बोलते हैं, और ईस्ट वाले को कैमूर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा पूरा एमपी है। इसके दक्षिण में नर्मदा नदी है, और नर्मदा नदी के दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में कौन सा है, ताप्ती नदी है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, हमने अभी बताया कि पहला तो हमारा क्या था, अरावली। ठीक है, इसे अरावली बोल दिया। इसके दक्षिण में क्या था, मालवा का पठार। इसके दक्षिण में क्या हो गया, हमारे 3 पर्वत श्रेणी हो गए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, विंध्याचल। इसके दक्षिण में एक नदी हो गई, क्या बोल दिया उसे, नर्मदा नदी। इसके दक्षिण में फिर पहाड़ी हो जाएगी, कौन सी पहाड़ी है, सतपुड़ा पहाड़ी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके दक्षिण में एक चीज़ और बता देते हैं आपको। ये नदी बहती है, इस नदी क्या बोलते हैं, ताप्ती नदी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ताप्ती नदी है। ये हमें सीक्वेंस हमेशा याद रखना है। अरावली के दक्षिण में मालवा, मालवा के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत से विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में ताप्ती नदी। अब एक चीज़ आपको एक सेक्शन में पूछा जाता है, भारत में कौन कौन सी वो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। तो भारत में 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, कौन कौन, एक नर्मदा, ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, ताप्ती नदी, एक हमारा है दामोदर नदी। ये तीनों नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। ये दोनों अरब सागर में जल गिराती हैं, और ये बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी में। अब देखो, आपको इसका सीक्वेंस बताते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने बताया कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर में अपना जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है उसका ढाल उत्तर की तरफ है, लेकिन इसके दक्षिण में एक भ्रंश घाटी है। भ्रंश का मतलब होता है कि 2 तरफ से उठे हुए पर्वत श्रेणी के बीच में जो नदी बहती है उसे भ्रंश बोलते हैं। ठीक है, तो
जस्ट विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में ये मान लो दो पर्वत श्रेणी हो गई, इनके बीच में नदी बह रही है। तो ये क्या है कि भ्रंश हो गया, एक तरह से बहुत गहरा हो गया, क्योंकि दोनों साइड पहाड़ उठे हुए हैं और बीच में नदी बह रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी। अब ये दिशा भी नहीं बदल सकती, क्योंकि काफ़ी पहाड़ ही बगल में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो ये नदी अपना दिशा भी नहीं बदल सकती है। ठीक है, क्योंकि कितना ही पानी आ जाए, बगल में दो पहाड़ हैं तो बीच में नदी बह रही है, और यहाँ पर ये खंभात की खाड़ी है, यहाँ पर एक खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं दोनों नदी। इसके दक्षिण में भी एक नदी है, ये नर्मदा नदी हो गई। ठीक है, ये विंध्याचल, क्योंकि बिना लिखे नहीं आएगा, विंध्याचल, और ये सतपुड़ा। ठीक है, अब ये हमारी कौन सी नदी हो गई, नर्मदा। नर्मदा के दक्षिण में एक ताप्ती नदी बहती है, इसे ताप्ती बोलते हैं। अब इस ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के जस्ट बीच में एक सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी सच में देखा जाए तो वो पर्वत श्रेणी नहीं है। अगर देखा जाए तो हम आपको एक सिंपल सा डायग्राम बना के समझाते हैं कि मान लो ये यहाँ पर हमारी एक नदी है, ठीक है, और फिर इधर एक और नदी है, और ये हमारी नदी है, ये मान लो हम मान लेते हैं नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, और ये ताप्ती नदी, और ये जो हमारा पर्वत है इसे हम लोग बोलते हैं सतपुड़ा। ये सतपुड़ा हो गया। असल में देखा जाए ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, देखा जाए तो सतपुड़ा तो पर्वत एक है ही नहीं। अब ये दोनों साइड जब नदियां हैं तो इन नदियों के हिसाब से देखा जाए तो ये एक प्रकार का पर्वत है, लेकिन ये देखो लैंड एरिया है तो इससे लगभग उतना ही पड़ रहा है। ठीक है, ऊंचाई उतना ही है, तो ये एक प्रकार का पर्वत नहीं है। और ऐसे पर्वत को ही हम लोग ब्लॉक पर्वत बोलते हैं, कि दोनों तरफ से नदियों ने इसे ब्लॉक कर रखा है। तो जब इसे ऐसे पर्वत को क्या बोलेंगे, हम लोग ब्लॉक पर्वत बोलेंगे। तो अगर पूछा जाएगा कि भारत में ब्लॉक पर्वत का एकमात्र उदाहरण कौन सा है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद में रखना है कि पूछा जाएगा भारत का कौन सा ऐसा पर्वत है जो ब्लॉक पर्वत कहा जाता है, तो हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आ जाएगा। ठीक है, अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये भी 3 पार्ट में डिवीजन है। ठीक है, कौन कौन सा है, अब हम लोग थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। जैसे विंध्याचल पर्वत श्रेणी की 3 पार्ट हैं, वैसे ही हमारे क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के भी 3 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं उसका नाम अभी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है, ये हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, मैकाले, मैकाले पर्वत श्रेणी के नाम जानते हैं। बीच वाले को हम लोग महादेव पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं, महादेव पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। और सबसे वेस्ट वाले को बोलते हैं हम लोग राजपीपला, राजपीपला। अगर पूछेगा सबसे ईस्ट में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की कौन सी पहाड़ी है, तो मैकाले है। सबसे वेस्ट में कौन है, राजपीपला। मिडल वाले को क्या बोलते हैं, महादेव। अब मैकाले पर्वत श्रेणी का जो सबसे ऊंचा चोटी है, कौन सी है, अमरकंटक, अमरकंटक। अब अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, एक निकलती है सोन नदी, दूसरी निकलती है नर्मदा नदी। सोन नदी कहाँ पे चली जाती है, ये पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। और नर्मदा नदी कहाँ निकलती है, ये खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, ये पूरा पर्वत श्रेणी के जस्ट उत्तर साइड में बहती है, ये इतना ध्यान रखना है। अब पूछा जाएगा कि पूरा सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, धूपगढ़। क्या बोलते हैं इसको, धूपगढ़, धूपगढ़ इसकी सर्वोच्च चोटी है। अब हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये धूपगढ़ हो क्या, तो इसकी सर्वोच्च चोटी है। 2 चीज़ हमें फेमस पूछा जाता है कि आखिरकार हमारा जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ये कितने राज्य में है, तो देखा जाए तो 3 राज्य में है, लेकिन विंध्याचल हमारा सिर्फ एमपी में है, सतपुड़ा 3 राज्य में है। सबसे ज़्यादा तो हमारा एमपी में है ये,
ठीक है। दूसरा हमारा गुजरात में है, ठीक है। तीसरा हमारा थोड़ा सा महाराष्ट्र में पड़ जाता है, महाराष्ट्र में पड़ जाता है। सबसे ज़्यादा एमपी में, गुजरात में और उसके बाद महाराष्ट्र में। तो सिंपल सा पूछा जाता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? एमपी में है। क्या महाराष्ट्र में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है? हाँ है। गुजरात में है? हाँ है। इसकी कितनी पहाड़ियाँ हैं? 3। कौन कौन सी? राजपीपला, महादेव, मैकाले। पूरे सतपुड़ा की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़। अगर मैकाले की बोला जाए सर्वोच्च चोटी है कौन सी है? अमरकंटक। अमरकंटक फेमस है क्योंकि यहाँ से 2 नदियाँ निकली हैं बड़ी बड़ी। कौन कौन सी? एक सोन नदी, एक नर्मदा नदी, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, लेकिन छत्तीसगढ़ में लगाया नहीं जाता, ठीक है। तो ये एमपी में ही लगता है। इतना हो गया हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट का, अभी जो इतनी पर्वत श्रेणी हमने आपको बताया, इतना आपको समझ में आया कि नहीं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट का हम आपको आगे की वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये वाला पोर्शन हमें नहीं समझ में आया, आप हमें इतना वाला फिर से बता दीजिए, तो आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।